साथियों, सभी का नमस्कार। आज जो एकता विहार में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, एकता विहार में जहां लोग 1 घंटे नहीं रह सकते हैं, वहां इन युवाओं ने 100 दिन गुजारे हैं। आज उस आंदोलन का 100वां दिन था जब से एकता विहार में धरना चल रहा है। और उस 100वें दिन में युवाओं ने ठानी थी कि हम गांधी पार्क के बाहर से, उस गांधी पार्क के बाहर से ही 100वें दिन एक सांकेतिक धरना करेंगे, जहां पर 9 फरवरी को युवाओं के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता जो की गई थी, उस गांधी पार्क के बाहर हम आज आए। यहाँ पर प्रशासन की तानाशाही देख ले, या यहाँ पर ये मान के चले सरकार की जो तानाशाही है वो देख ले। ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने जितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगाई है, शायद मुझे लगता है कि कहीं युद्ध भूमि में भेजने की इनकी कोई प्लानिंग थी कि ये हमारी इतनी फोर्स, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई थी, उन्हें कहीं युद्ध भूमि में भेजने हैं। कोई शायद उत्तराखंड का अलग भूभाग मांगना चाहता है, कोई शायद पाकिस्तान से आकर यहाँ धरना कर रहे हैं। शायद यही कारण रहे होंगे, तब जाके सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को यहाँ पर भेजा था। अब ये भी सुनिए कि आपका जो आंदोलन है, उस आंदोलन में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों की गंभीरता को आप समझिए। मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेशवासियों के बीच, हमारे अभिभावकों के बीच, हमारे युवाओं के बीच ये बात जरूर जानी चाहिए कि आपकी जो मांग है उसकी गंभीरता कितनी है। प्रदेश के अंदर अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल तमाम प्रकार के धरने प्रदर्शन, तमाम प्रकार की रैलियां करते हैं, परंतु क्या कभी देखा जब वो रैलियां करते हैं तब अचानक से 144 लागू हो जाती है? नहीं। परंतु जब बेरोजगार संघ सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, कोई रैली करना चाहता है, तो तुरंत ये मान के चले कि आज जो कार्यक्रम तय था 11 बजे से 4 बजे तक हम गांधी पार्क में बैठेंगे, उस 11 बजे से 1-8 घंटे पहले 144 धारा लागू की जाती है और पूरे शहर में पुलिस के द्वारा एक गाड़ी पर माइक फिट किया जाता है और पूरे शहर में घुमाया जाता कि शहर में 144 लागू है। क्यों इन कानूनों की आप धज्जियां उड़ा रहे हो? क्या कानून को आपने सही से नहीं पढ़ा है? जब मर्जी तब आप 144 लगा दे रहे हो। ये हमारे मन में बहुत से प्रश्न हैं। अगर 144 लगी है तो पार्क के अंदर तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो 5-5, 7-7, 10-10 की गुट में भी बैठे हुए हैं। आपकी पूरी पुलिस फोर्स, गाड़ियां तो यहाँ दिखेंगी, कम से कम 20 से 30 गाड़ियां दिखेंगी, परंतु वो पुलिस फोर्स आराम करने 20-20 की संख्या में अलग अलग गुट बना के पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या ये 144 का उल्लंघन नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सड़क पे इतनी व्यस्त सड़क है, इस पे आवाजाही हो रही है। सीधी सीधी अपने शब्दों में मैं कहूँ तो 144 का मतलब कर्फ्यू है। जब कर्फ्यू लगता है तो यहाँ तो सड़कें सुनसान होनी चाहिए थी। तो क्या कानून का मजाक बना के रखा है? धारा 144 का मजाक बना के रखा है? परंतु मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन छात्रों से, उन युवाओं से कहना चाहूंगा, सरकार ने कल ये भी कहा था, कल मैं बात करूं तो 9 तारीख को ये भी कहा था क्या करा था, उन्होंने तमाम लाइब्रेरियों में, तमाम कोचिंग संस्थानों में पुलिस के कुछ जवान भेजे और छात्रों को धमका के आके उसमें कहा गया कि अगर तुम आंदोलन का हिस्सा बनोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी, मुकदमेबाजी होगी। ठीक है, आपने डराया धमकाया, जब इतने से बात नहीं बनी तो आज सुबह वो लाउड स्पीकर आपने सब जगह घुमा दिया कि 144 लागू हो गई है। ये तुम्हें डराएंगे तो क्या हमें डरना चाहिए? हाँ, जहां पर हम गलत है हमें डरना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जहां पर हम गलत है हमें डरना भी चाहिए, वहां पर हमें झुकना भी चाहिए। परंतु जहां हम गलत नहीं है, जहां हमारे अधिकारों पर प्रहार हो रहे हो, जहां हमारे हक हकूकों पर कुठाराघात हो रही हो, वहां पर हमें नहीं डरना चाहिए। आज हमें अगर शिक्षित कहते हैं या हम अगर शिक्षा ले रहे हैं तो किताबों के ज्ञान तक सीमित ना रहे, उसके अतिरिक्त जो व्यवहारिक ज्ञान है, आप अपने अधिकार पढ़िए, आप अपने नीति निर्देशक तत्व पढ़िए। क्या सिखाते हैं भाई? हम अपनी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, क्या उसमें कोई गलत बात है? मैं तो प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि इस डर भय से ऊपर उठकर अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी जो आपने देखा, कुछ नकलचियों की लिस्ट जारी हुई है, उन नकलचियों में मैं ये भी कह देता हूं कि जो बड़े माफिया है, जिनकी जमानत हाईकोर्ट ने ही 2 से 3 बार खारिज कर दी है, उनके घर के लोग, उनके भाभियां, उनके भतीजे, उनके भाई
जिन्होंने पेपर पढ़ा और नकल करके परीक्षा पास की, उनके तो नाम उस नकल लिस्ट में नहीं है। क्या एसटीएफ, क्या एसआईटी, जिन पर हम विश्वास कर रहे थे, क्या आज उन पर हम कैसे विश्वास करें? बड़े माफियाओं के घर के लोगों के नाम नकल लिस्ट में नहीं है। हमने सुना है कि पैसे लेकर नाम कटवाए गए हैं, तो कैसे विश्वास होगा इन जांच एजेंसियों पर? मैं तो कहता हूं कि जांच एजेंसियां, अब से सीबीआई आए, हम सीबीआई की मांग करें, सीबीआई आए, सीबीआई सरकार के दबाव में आकर कोई काम ना करे। हाँ, निष्पक्ष होकर अगर काम करेंगे तो मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि अभी जो लाइन आपने पकड़ी थी, जो नेक्सस आपने पकड़ा था, वो आपके प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और युवा मोर्चा के पदाधिकारी, तमाम प्रकार के लोग थे। परंतु अगर सीबीआई आएगी तो वो लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने पेपर बेचा, पैसा इकट्ठा किया और चुनाव लड़ा। सीबीआई आएगी तो वो लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने पेपर बेचा, पैसा इकट्ठा किया, यहाँ से अटैची में डाल के दिल्ली भिजवाया, वो लोग पकड़े जाएंगे। अगर सीबीआई आएगी तो उत्तराखंड में जो ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक की परीक्षाएं बेची गई है, उनका खुलासा होगा। अगर सीबीआई आएगी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये पूरा भ्रष्टाचार है, जो नेक्सस था, जो बड़े भ्रष्ट अधिकारी जो इसमें संलिप्त है, जो बड़े सफेद पोश इसमें संलिप्त है, उनके जो चेहरे, जो नकाब पहने हुए हैं ना, वो नकाब हट जाएंगे और लोग तब जाके इन्हें सड़कों पर लाकर नंगा पीटेंगे। मैं ये आज कह दे रहा हूँ। लड़ाई लंबी जरूर है, परंतु हमें पूरा जो हमारे हौसले हैं, जो हमारे इन युवा साथियों के हौसले हैं, इन लोगों ने ऐसी एकता बिहार जैसी जगह पर अगर 100 दिन काटे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आज सांकेतिक रूप से हमने ये धरना आज दिया था। हमारा जो टाइमिंग था वो 11 से 4 बजे तक हमने इसको करना था। तमाम प्रशासन की ओर से तमाम अड़चने इसमें लाई गई, तमाम प्रकार के दबाव जो है उत्पन्न करेंगे, दबाव दिए गए, परंतु इन युवा साथियों ने हार नहीं मानी और हमने आज अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो सांकेतिक रूप से था वो पूरा किया। अब 4 बजे के बाद हम फिर अपना एकता बिहार में भी जाएंगे और ये मैं कहता हूँ, आप जुड़िए। अब लगातार इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए कम से कम 8वें दिन, 10वें दिन इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे और जब कुछ नंबर्स में अगर 8-9 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम होगी तो उसके बाद एक बड़ी कॉल भी होगी और बड़ी कॉल बहुत बड़े लेवल पर होगी, व्यापक स्तर पर होगी। उसमें अभिभावक, छात्र, तमाम प्रकार के छात्र संगठन सब होंगे। परंतु ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मांगे हैं जायज है और जिस प्रकार का रवैया छात्रों के और बेरोजगारों के खिलाफ प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है, बिल्कुल ये सहन योग्य नहीं है। हम अभी भी कह दे रहे हैं कि अपने अधिकारों का, अगर आपके पास कोई अधिकार है, कोई पावर है, किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी नेता के पास, वो डीएम हो, कोई भी हो, अगर उसका वो गलत प्रयोग कर रहा है, मतलब उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो वो बिल्कुल सहनीय नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम हमारे साथी आज यहाँ पर आए, इन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई आंदोलनकारी मंच के जो जिलाध्यक्ष है भाई, बड़े भाई प्रदीप कुकरेती जी, आप भी आए, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच तमाम साथी हैं, सचिन भाई हो गए, हमारे बीटू भाई, और हाँ हमारे बीच में हम सुरेंद्र भाई जो ऋषिकेश से पहुंचे हैं। आपने देखा होगा अभी बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, प्रेमचंद रघुवाल जी ने जिस प्रकार से सारी जो हदें पार कर दी थी, एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद जो सारी हदें पार कर दी, वो बड़ा दुखद विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हाकम सिंह और प्रेमचंद रघुवाल में फर्क क्या है? हाकम सिंह ने पेपर बेचा, हम लोगों ने आंदोलन किए, हम लोगों ने प्रदर्शन किए, पुलिस ने उसके जेल में डाल दिया। पर प्रेमचंद रघुवाल ने क्या है, पूरी विधानसभा भर्ती के अंदर बिना पेपर की जो परीक्षा हुई, लाखों रुपए लेकर ऐसे आरोप लगे हैं, तो उनको अंदर करवा दिया, उनका सिलेक्शन करवा दिया। अपने बेटे को देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट क्या आया था कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की थी और पद खाली था तो हमने उनको नौकरी लगा दिया। क्या आपका बेटा ही पूरे प्रदेश में एक इंजीनियरिंग वाला था? तमाम प्रकार के लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग की डबल डिग्री करके बैठे हैं, ITI से लेकर पॉलिटेक्निक और बीटेक, एमटेक, 4 डिग्रियां लोगों के पास है। परंतु उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे बेटे की ये इंजीनियरिंग की डिग्री थी और हमने उससे लगा दिया। मैंने ये कह दिया कि हाकम सिंह और प्रेमचंद में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो परीक्षा जो बेचने के बाद वो जेल के अंदर है और ये नौकरी लगाने के बाद जेल के बाहर है।
अगर कानून कहता है कानून सबके लिए समान होना चाहिए, अगर परीक्षा बेची है, पेपर बेचा है, तो अगर पैसे लेके नौकरी लगाई है, सबको अंदर करो। कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, कोई भी हो। अगर भारत का संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो उस आधार पे चलना पड़ेगा। अपने अनुसार कोई भी सरकार आए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई कल के दिन कोई दूसरी सरकार आएगी, कल दूसरी थी, आज कोई दूसरी सरकार है, वो कोई भी अपने अनुसार अगर नियम कानून बनाने लग जाएगी तो फिर बड़ी फिरौती होने वाली है इस देश में। फिर तो संविधान का कोई औचित्य नहीं बचा है। तो मैं आज जो 100वां दिन था, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहूँगा। वैसे आप लोगों को पता लग ही गया होगा, जो हमारी मांगों में से एक मांग ये भी थी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा हो। तो 100वें दिन के इस शुभ अवसर पर जो हमारा सांकेतिक धरना गांधी पार्क में था, इसी दिन आज दिन में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये इस्तीफा उन्हें बहुत पहले देना चाहिए था, परंतु इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने अपने कुछ निजी कारण बताए। और मैं ये फिर से कहता हूँ कि इसके पीछे निजी कारण नहीं, कोई बहुत बड़े कारण है। अगर सीबीआई आएगी, जांच करेगी, सारा खुल के रह जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई युवा साथी अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर इसे करके अपना एकता विहार धरना स्थल पर चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे आज हमारा प्रदर्शन था, लगभग 11 बजे से 4 बजे तक सब कुछ बॉबी भाई ने बता दिया। लेकिन देखिए, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा, है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राकेश कुमार तो अभी सिर्फ झांकी है, एक मोहरा था राकेश कुमार, और असली जो पिक्चर बाकी है वो मुख्यमंत्री के साथ होगा। यानी कि मुख्यमंत्री तक आ जाएगी, उनका हम इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन उससे पहले सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच के लिए जितने भी युवा हैं यहाँ पर, ये धरने पर बैठे हैं। और उन लड़कों को भी मैं कहना चाहूंगा, जो लड़के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लड़के अभी जो है कल जिनका एग्जाम है और आने वाले भविष्य में भी जिनका एग्जाम है, उनके लिए भी कहूंगा कि देखिए, लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई किसी इन 10 लोगों की, 20 लोगों की नहीं है, लड़ाई सबकी है। और जब जब कॉल आए तो आपको जरूर आना है, और आज नहीं तो कल नहीं, इस लड़ाई को ऐतिहासिक लड़ाई में ले जाना हम सबको। और बहुत जल्द हम जो है यूके जो पीएससी है उसका घेराव भी करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर अध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी तो वहाँ पर गिरधारी सिंह रावत हैं जो सचिव है, उनको भी इस्तीफा देना है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, वो जो पूरा ढर्रा है लोक सेवा आयोग का, उसको भी पूरे ढर्रे को हमें हटाना है। वहाँ पर जैसे यूके SSS का ढर्रा चेंज हुआ है, यूके SSS अगर 4 दिन में रिजल्ट घोषित कर सकता है, सचिवालय रक्षा का एक रिकॉर्ड बना सकता है। अगर वहाँ पर पूरा ढर्रा चेंज हुआ है, चाहे सचिव चेंज हुआ, चाहे अध्यक्ष चेंज हुआ, और वैसे ही लोक सेवा आयोग को भी करना चाहिए। एक तरह से हमारी जीत नहीं कहेंगे इसे अभी हम फिलहाल की, क्योंकि देखो, इस्तीफा तो उनको पहले भी देना चाहिए, पहले ही दे देना चाहिए था। क्योंकि भैया, आरोप तो हम पहले से लगा रहे थे उनपे कि ये आरोप है। लेकिन साफ कहूंगा कि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। बॉबी भाई साथ हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 100 दिन से हम वहां पर हैं, और ये 100 क्या 500 दिन भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। साफ सी बात है। बॉबी भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेरोजगार एकता